नाइन्थ क्लास, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि किस तरह से जब कोई प्लेस या कोई होल काफी बड़ा होता है तो वहां पर साउंड मल्टीपल रिफ्लेक्शन करती है। मतलब जब कोई साउंड किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। और उस हिसाब से अगर होल काफी बड़ा हो या फिर ऐसी जगह जहां पर बात की जा रही है, बोली जा रही है, तो वहां पर रिफ्लेक्शन बहुत बार होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से और क्या क्रिएट होने लग जाते हैं, इको। वैसे तो इको की वजह से आवाज क्लियर नहीं हो पाती, लेकिन मल्टीपल रिफ्लेक्शन का बहुत जगह यूज भी किया जाता है। मैंने एक यूज इसका बता दिया था, मेगाफोन। मेगाफोन वाला एग्जांपल मैंने बता दिया था कि किस तरह से उसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं और मेगाफोन के अंदर हम उस साउंड को रिफ्लेक्ट करके सुनते हैं, जो अलग अलग जाकर फिर फैलती है वो साउंड। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल और है जहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है और साउंड को पॉसिबल बनाया जाता है ऑडिबल फॉर्म में। मतलब किसी भी साउंड को अगर हमें सुनना है तो उसके लिए हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन का पूरा पूरा इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं कैसे। एक एग्जांपल और है, ईयर ट्रम्पेट। ईयर ट्रम्पेट। मैंने लास्ट क्लास में फर्स्ट एग्जांपल लिखवाया था मेगाफोन। सेकंड पॉइंट डालना है तुम्हें, ईयर ट्रम्पेट। ट्रम्पेट, TRUM PET, ट्रम्पेट, ईयर ट्रम्पेट। इसमें क्या होता है, जब ऐसे लोग जिनकी सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है, कान पूरी तरह से काम नहीं कर पाते, ठीक है, मतलब क्लियरली किसी व्यक्ति की आवाज को वो सुन नहीं पाते, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कुछ इस तरह से बना हुआ होता है, आगे से छोटा होता है और एक साइड से बड़ा, तो उसकी हेल्प से वो सुन लेते हैं। मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो ईयर ट्रम्पेट्स जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं जैसे कि तुम्हें स्क्रीन पर दिखाए गए। ठीक है, देखो इसका जो एक कॉर्नर होता है वो तो होता है थोड़ा सा बड़ा, और एक कॉर्नर से जो साउंड रिफ्लेक्ट होकर कान तक पहुंचती है वो होता है छोटा। मतलब यहाँ से सारी साउंड रिसीव होती है और फिर वो साउंड ट्रेवल करके, और इसके अंदर की जो शेप बनाई गई है तुम देख सकते हो, गोल शेप बनाई गई है, इसके अंदर ही अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते रहते हैं, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के बाद वो साउंड ट्रेवल करके हमारे कानों तक पहुंचती है। तो इसकी हेल्प से उस व्यक्ति को वो साउंड बड़े आराम से सुनाई देती है, जिसे वो आसानी से सुन नहीं पाता है। तो अक्सर ईयर ट्रम्पेट्स हेल्प करते हैं उस व्यक्ति को साउंड सुनने में जिसे थोड़ी सुनने में दिक्कत होती है। तुम देख सकते हो इस आदमी ने किस तरह से इतना तामझाम हाथ में ले रखा है। पता चले इसने एक साइड से ये हाथ में ले रखा है, उस साइड से कोई इसके दो लगा जाए तो इसका ये ईयर ट्रम्पेट गिर जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कौन मार के चला गया। तो उस समय क्या होता था, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हाथ में लेकर बड़ी दिक्कत हो जाए करती थी। देखो इसने भी किस तरह से ये साउंड को सुन रही है, यह आदमी यहाँ पर बोल रहा है ईयर ट्रम्पेट में, और फिर वो साउंड रिफ्लेक्ट होकर इसके कानों तक पहुंचती है यहाँ पर। तो इतना तामझाम लेकर चलते थे लोग, तो ये सब इतना अजीब सिस्टम लगता था, तो थोड़ा अजीब ही लगता था। खैर कुल मिलाकर उन लोगों को काफी हेल्प हो जाती थी उस आवाज को सुनने में जिन्हें वे आसानी से सुन नहीं पाते हैं। तो तुमने देखा कि किस तरह से इस इंस्ट्रूमेंट से हम एक साइड से सुन लेते हैं और एक साइड से ये हिस्सा बड़ा होता है। और लेकिन जब इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया जाता था बहुत पुराने समय में, बहुत पहले की बातें, जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं करी थी, उस समय इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम दूसरों की बातों को सुन पाते थे, वो लोग जिनकी सुनने की शक्ति थोड़ी सी कम हो जाती है। तो तुमने देखा कि इस तरह से उठाकर वो सुनते थे, सामने वाले की बातें ले लेकर चलना पड़ता था उन्हें हाथ में। तो ये काफी अजीब लगने लगा था ये सिस्टम। तो ये सिस्टम कुछ समय तक ही चला था, उसके बाद एक नया इंस्ट्रूमेंट आ गया था, उसके बारे में मैं नेक्स्ट पॉइंट में लिखाऊंगा। पहले तुम्हें ईयर ट्रम्पेट के बारे में लिखना है। तो लिखो, इट इज अ इट इज अ शॉर्ट इट इज अ शॉर्ट ऑफ मशीन। इट इज अ शॉर्ट ऑफ मशीन used by persons. It is a sort of machine used by persons who are hard who are hard of hearing, मतलब जिन्हें सुनने में काफी परेशानी होती है। who are hard of hearing, hearing का मतलब सुनना। who are hard of hearing
द साउंड एनर्जी, फुल स्टॉप के बाद लिखना है, द साउंड एनर्जी रिसीव्ड। तो तुमने देखा था कि किस तरह से इंस्ट्रूमेंट का एक हिस्सा काफी बड़ा होता है, उस बड़े वाले हिस्से से आवाज कैप्चर होती है और वो छोटे वाले हिस्से से ट्रांसफर हो जाती है उसके कान में। द साउंड रिसीव्ड बाय द साउंड एनर्जी रिसीव्ड बाय द वाइड एंड, रिसीव्ड बाय द वाइड एंड। वाइड का मतलब है उसका एक एंड तो काफी चौड़ा होता है और एक कोना काफी छोटा होता है। छोटा वाला कोना कान में लगाया जाता है और बड़े वाला कोना उसकी तरफ लगाया जाता है जो बंदा बोल रहा होता है, ताकि उसकी आवाज हमारे तक पहुंच सके। द साउंड एनर्जी रिसीव्ड बाय द, मतलब साउंड को हम कहां से रिसीव करते हैं, बड़े वाले होल से, और मतलब वहां से साउंड एंटर करती है, ठीक है। द साउंड एनर्जी रिसीव्ड बाय द वाइड एंड ऑफ द ट्रम्पेट, वाइड एंड ऑफ द ट्रम्पेट, ट्रम्पेट के बड़े वाले हिस्से से हमें एनर्जी रिसीव होती है। बाय द वाइड एंड ऑफ द ट्रम्पेट इज कंसंट्रेटेड, और वो एनर्जी कहां की तरफ मूव करती है, छोटे वाले एरिया की तरफ। वाइड एंड ऑफ द ट्रम्पेट इज कंसंट्रेटेड इनटू अ मच स्मॉलर एरिया, is concentrated into a much smaller area। concentrated, concentrated की स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी है, concentrated, concentrated into a मच स्मॉलर एरिया, मतलब वो साउंड कहां की तरफ ट्रेवल करती है, उस छोटे से एरिया की तरफ जो तुम्हारे कान में लगा हुआ होता है। इनटू अ मच स्मॉलर एरिया एट द नैरो एंड, नैरो एंड का मतलब उस छोटे से पॉइंट की तरफ, एट द नैरो एंड बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन। और इसके अंदर जब तक ये साउंड ट्रेवल करती है आपस में टकराती ही रहती है और मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते रहते हैं, अंदर ही अंदर क्या होता रहता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इनटू अ मच स्मॉलर एरिया एट द नैरो एंड बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन, बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। तो जब वो साउंड अंदर खूब उसकी वॉल्स पर टकराकर तुम्हारे कानों तक पहुंचती है तो वो आवाज तुम्हें क्लियरली सुनाई देती है फिर। और ये सिर्फ किसकी वजह से हो पा रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो इस इंस्ट्रूमेंट को इसी तरह से बनाया गया है कि अंदर इसके क्या होता रहता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मतलब साउंड अंदर ही अंदर एक दूसरी वॉल से टकराती रहती है और इस तरह से वो टकराकर मल्टीपल रिफ्लेक्शन करती है। लेकिन कुछ लोगों की जो सुनने की शक्ति होती है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, मतलब बहरे हो जाते हैं, नाम चार के लिए ही सुन पाते हैं। ईयर ट्रम्पेट तो तब तक काम करता है जब थोड़ा बहुत सुनने की शक्ति बचती है, लेकिन अब जो मैं इंस्ट्रूमेंट लिखवा रहा हूँ ये हम तब यूज करते हैं जब वो कानों की जो सुनने की शक्ति है वो पूरी तरह से खत्म हो गई, मतलब ये लगा लो कानों जो पर्दा है वो फट सा गया है कुछ इस तरह से। तो उसके लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट बना गया है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बैटरी से चलता है, जिसकी बात अब मैं करूंगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, छोटा सा होता है, कान के आसपास लगाया जाता है। ये डिवाइस बैटरी ऑपरेटेड होता है, मतलब बैटरी से चलता है। ये क्या होता है, लोग जो बोलते हैं उनकी साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसके अंदर जो बैटरी होती है वो साउंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सुनाई देती है और उसकी हेल्प से हम उसकी बातों को सुन सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कान के आसपास लगाया जाता है इस तरह से, ये देखो। तो हियरिंग एड जो होता है वो इस तरह का होता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसके यहाँ पर तुम देख सकते हो कुछ स्विचेस दिखाए गए हैं, कुछ बटन वगैरह, ठीक है। इनकी हेल्प से साउंड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक जो साउंड वेव्स होती है वो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो उस व्यक्ति को सुनाई देने लगती है। ये डिवाइस एक व्यक्ति तभी इस्तेमाल करता है जब उसके सुनने की शक्ति कुछ ज्यादा ही वीक हो जाती है, मतलब हियरिंग एड का तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब उसको सुनने में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम होने लगती है, मतलब नाम चार के लिए सुनाई देता हो। तो इस डिवाइस से वो उससे आसानी से समझ में आने लगती है जो बातें बोली जा रही हैं। ये कानों पर इस तरह से फिट किया जाता है और इसके स्विचेस को ऑन वगैरह किया जाता है। ये बैटरी से चलता है, इसके अंदर माइक्रोफोन वगैरह सब होता है, तुम देख सकते हो। इसके अंदर स्पीकर भी होता है, माइक्रोफोन भी होता है, एम्पलीफायर भी होता है,
बैटरी भी होती है, ईयर मोल्ड भी होता है और ईयर हुक भी होता है, मतलब कान पे लगाने के लिए। तो ये काफी हेल्पफुल हेल्पफुल होता है व्यक्ति के लिए जिसे सुनने में काफी दिक्कत हो रही है। हियरिंग एड, एड का मतलब होता है एक तरीके की सहायता, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट का नाम ही यही बनाया गया है। हियरिंग का मतलब सुनना और एड का मतलब सहायता, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट सुनने में सहायता देता है, मतलब सहायता करता है, हेल्प करता है। तो हियरिंग एड के लिए लिखना, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, तो लिखो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is battery operated, which is battery operated, मतलब किससे चलता है ये डिवाइस, बैटरी से, which is battery operated, which is battery operated, and it is used by, and it is used by the people, it is an electronic device which is battery operated and it is used by people, and it is used by पीपल। बताओ ये उन लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है जिनके अंदर सुनने की शक्ति बहुत ही बर्बाद हो गई है, खत्म हो गई है, या उनमें जो सुन पाते हैं, है ना, जिनकी एनर्जी बिल्कुल खराब हो गई है, ठीक है। वरना अगर थोड़ा बहुत सुन पा रहे हैं तो ईयर ट्रम्पेट से काम चल जाता है, लेकिन ईयर ट्रम्पेट तब तक काम करता है जब तक सुनने की पावर थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ठीक है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब सुनने की शक्ति पूरी खत्म हो गई है, नाम चार के लिए बची हुई है। it is it is used by people with severe hearing loss, इसका मतलब है उनकी जो सुनने की शक्ति है अत्यधिक रूप से बर्बाद हो गई है। सीवियर का मतलब होता है गंभीर रूप से, सीवियर हियरिंग लॉस मतलब उनके सुनने की शक्ति पूरी तरह से लॉस हो गई है। सीवियर का मतलब है अत्यधिक, उनकी सुनने की शक्ति पूरी खत्म हो गई है, सीवियर हियरिंग लॉस। हाँ इसी में लिखना इट इज फिटेड विद अ माइक्रोफोन, इसके अंदर एक छोटा सा माइक्रोफोन फिट हुआ हुआ होता है। इट इज फिटेड विद अ माइक्रोफोन, इट इज फिटेड विद अ माइक्रोफोन दैट कन्वर्ट्स, दैट कन्वर्ट्स साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इट इज फिटेड विद मतलब इसके अंदर क्या फिट हुआ हुआ होता है, एक छोटा सा माइक्रोफोन। इट इज फिटेड विद अ माइक्रोफोन विच कन्वर्ट्स, मैंने पहले बताया था ये साउंड वेव्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल वेव्स में, और फिर वो हमें इलेक्ट्रिकल वेव्स सुनाई देती हैं। इट इज फिटेड विद अ माइक्रोफोन विच कन्वर्ट्स साउंड वेव्स, विच कन्वर्ट्स साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, which converts sound waves into electrical signals, into electrical signals, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये तो थे दो इंस्ट्रूमेंट जो उन लोगों को हेल्प करते हैं जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम हो जाती है। और ऐसा ही नहीं है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन सिर्फ इन्हीं में अप्लाई होता है, बहुत सारे एग्जांपल है मल्टीपल रिफ्लेक्शन के, एक दो और लिखवा रहा हूं। तुमने देखा होगा कि जब डॉक्टर के गले में लगा हुआ होता है उसका नाम क्या होता है, स्टेथोस्कोप। देखो इस तरह से स्टेथोस्कोप, वैसे तो तुम्हें इसके बारे में मालूम ही है, ये हमारा स्टेथोस्कोप होता है जो अक्सर डॉक्टरों के पास देखने को मिलता है। मतलब अगर सीने में किसी भी तरह की हलचल हो रही होती है उस हलचल का बहुत आसानी से पता लगा लेता है इस तरह का इंस्ट्रूमेंट। तो डॉक्टर को छोटी मोटी बीमारी के बारे में इसी से पता चल जाता है, ठीक है। अलग अलग तरह के होते हैं ये, और इसके अंदर भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं क्योंकि छोटी से छोटी आवाज को सुनने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, स्टेथोस्कोप का। देखा ही होगा वैसे तुम लोगों ने। तो तुमने देखा कि स्टेथोस्कोप की हेल्प से वो किस तरह से जो दिल की धड़कन होती है वो सुन लेते हैं।
या सीन के अंदर जो भी हलचल मच रही होती है, छोटी सी भी हलचल उन्हें क्लियरली सुनाई देती है स्टेथोस्कोप से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इंस्ट्रूमेंट भी ऐसे ही बनाया गया है कि वो छोटी सी छोटी आवाज को भी मल्टीपल रिफ्लेक्ट करके डॉक्टर को क्लियरली सुनाई दिखाता है, उससे अच्छे से उसे सुनाई देता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके लिए लिख लेते हैं, छोटी मोटी बीमारी का वो वैसे ही पता लगा लेते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। तो चौथा लिखना है स्टेथोस्कोप, यहां पर लिख देना वो स्टेथोस्कोप। तो लिखो इट इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ medical instrument used by the doctors. It is a medical instrument used by the doctors, used by the doctors for making a rough diagnosis, for making a rough diagnosis. It is a medical instrument used by the doctors for making a rough diagnosis. मतलब छोटा मोटा उपचार करने के लिए वो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, हल्की फुल्की बीमारी का पता तो वो इससे यूं ही लगा लेते हैं झट से। फॉर मेकिंग अ रफ डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज, रफ डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज। डायग्नोसिस का मतलब होता है उपचार करना, लेकिन छोटे मोटे में चल पाता है, ज्यादा बड़ी बीमारी तो फिर बड़ी मशीनों से चेक की जाती है। ठीक है, इसी तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, तुमने देखा होगा सिनेमा हॉल हो गए, कॉन्सर्ट हॉल हो गए और तुम्हारा कॉन्फ्रेंस हॉल हो गए, इसमें भी खूब आवाजें गूंजती हैं। ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल होता है। तुमने कई बार गौर करा है जो सिनेमा हॉल्स होते हैं और जो कॉन्सर्ट हॉल वगैरह होते हैं, इनकी जो ऊपर की सीलिंग्स होती है, सीलिंग्स का मतलब होता है छत, ऊपर की जो छत होती है वो कर्व फॉर्म में होती है, कर्व की। कर्व तुम्हें मालूम है ना, जितना रिफ्लेक्शन स्ट्रेट में नहीं होगा उससे ज्यादा रिफ्लेक्शन कहां पर होएगा, कर्व में। पहले थोड़े से डायग्राम देखो किस तरह से कर्व की फॉर्म में होते हैं। बात करते हैं तो इस तरह से सिनेमा हॉल होते हैं और इनकी जो वॉल होती है, ऊपर की जो सीलिंग होती है वो अक्सर गोल होती है, फ्लैट होती है। तुम देख सकते हो इनकी जो शेप बनाई जाती है वो लगभग कर्व की फॉर्म में होती है। इस तरह से सिनेमा हॉल होते हैं। ये देखो कॉन्फ्रेंस हॉल है ये, जब मीटिंग में कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग वगैरह होती है तो इस तरह के कॉन्सर्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के हॉल वगैरह का। ठीक है, तो ये काफी हेल्पफुल होते हैं अपनी बात को समझाने के लिए। तुम देख सकते हो ये कितना अच्छा है, ऐसे में अगर हम नाश्ता करें तो बहुत बढ़िया मजा आ जाए। ठीक है, खैर इस तरह से हम सिनेमा हॉल या कॉन्सर्ट हॉल या कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है बड़े लेवल पर। तो देखो कॉन्सर्ट अलग ही लुक होता है इसका देखने में। ठीक है, और तुम देख सकते हो इसका जो ऊपर का नेचर है वो लगभग लगभग गोल जैसा होता है। मैं ये तो नहीं कह रहा गोल है पूरी तरह से, लेकिन लगभग गोल जैसा है। ये तुम्हारा सिनेमा हॉल साइडों से कवर होता है दूसरी चीजों से। तो तुमने देखा किस तरह से डायग्राम, तो जब भी कर्व की फॉर्म में होते हैं ये, तो इनके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं इस तरह से, और रूम के अंदर बैठे हुए हर एक बंदे को उनकी आवाज सुनाई देती है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है और रूम के अंदर बैठे हुए हर एक बंदे तक वो आवाज पहुंचती है जो सामने स्क्रीन पर बोली जा रही होती है। तो ये सारे चीजें भी किस पर बेस चलती हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बेस पर। ठीक है, तो अगला हेडिंग डालना है पांचवा पॉइंट, मतलब इसको मैं ड्रॉ करवा दूंगा, अभी करने की जरूरत नहीं है। पांचवा पॉइंट लिखना, फिफ्थ पॉइंट, डिजाइन ऑफ कॉन्सर्ट हॉल्स, सिनेमा हॉल्स एंड कॉन्फ्रेंस हॉल्स। तो इन सब की जो शेप होती है, इनकी जो सीलिंग्स होती है वो कर्व की फॉर्म में बनाई जाती है, जानकर कि सामने वाला बंदा जो बात बोल रहा है वो इस रूम में बैठे हुए हर एक बंदे को सुनाई दे। ऐसा नहीं है अगर स्ट्रेट होगा तो सुनाई नहीं देगा, अगर सीलिंग बिल्कुल प्लेन भी होगी ना तो भी सुनाई देगा, लेकिन अगर कर्व की फॉर्म में हो जाए तो रूम में बैठे हुए हर एक बंदे को क्लियरली कोने कोने तक इसकी आवाज रिफ्लेक्ट होएगी।
इस तरह से अगर कर्व की फॉर्म में सीलिंग होगी तो ठीक है। तो इसके लिए पहले 5वें पॉइंट के लिए ए पॉइंट लिखना। पहले मैं लिखवाऊंगा इनकी सीलिंग्स की बात है, तो लिखो ए पॉइंट के अंदर द सीलिंग्स ऑफ दीज होल्स, द सीलिंग्स ऑफ दीज होल्स, द सीलिंग्स, सीलिंग्स का मतलब ऊपर की जो छत होती है, ये ऊपर की, द सीलिंग्स ऑफ दीज होल्स आर कर्व्ड। कर्व्ड का मतलब होता है प्लेन ना होकर थोड़ा सा गोलाई में होना, आर कर्व्ड। दिस enables, this enables, this enables the sound to reach, this enables the sound to reach all the corners, हर एक कोने तक इसकी आवाज जाती है केवल इस कर्व की फॉर्म होने की वजह से। This enables the sound, this enables the sound to reach, this enables the sound to reach all the corners of the whole, all the corners, all the corners of the holes, मतलब होल के हर एक कॉर्नर तक अगर आवाज पहुंचानी है तो इसकी फॉर्म को कैसा यूज किया जाता है, कर्व की फॉर्म में, ऑल कॉर्नर्स ऑफ द होल, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सीलिंग, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सीलिंग, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सीलिंग। तो देखो एक रफ डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, तुम लोग भी ड्रॉ कर लेना इस पॉइंट के बाद। ये जो मैंने पॉइंट लिखवाया इसके बाद आप ड्रॉ कर सकते हो, पहले मेरे को देखना फिर ड्रॉ करना। मान लो अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से साउंड निकल रही है, उस होल के अंदर रखा हुआ कोई सोर्स है जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो सिर्फ यहां से प्रोड्यूस होने वाली साउंड हर एक पार्ट में कन्वर्ट होगी इस तरह से, हर एक बंदे तक वो साउंड पहुंचेगी, हर एक कोने तक वो साउंड पहुंचेगी। लेकिन अगर यही तुम्हारा होता है स्टेट तो इतना ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं होता, ये गोलाई जितनी ज्यादा होगी ना ऊपर वाली उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन के केसेस बनेंगे। तो इस रफ डायग्राम को नोट कर लो, इसको यहां से बंद कर देना और यहाँ पे लिख देना सोर्स, सोर्स ऑफ साउंड। सोर्स ऑफ साउंड का मतलब है यहां से साउंड निकल रही है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको ड्रॉ कर लेना। अब बी पॉइंट लिखते हैं। बी पॉइंट में देखो कई बार अगर तुम सिनेमा हॉल वगैरह गए हो तो तुम्हें पता चले कि जो सामने या फिर कोई कॉन्सर्ट वगैरह होता है तो उसके पीछे बिल्कुल सरफेस बिल्कुल सीधा होता है ताकि वहां पे भी कोई साउंड रिफ्लेक्ट हो तो वो आगे की तरफ जाए ना कि पीछे की तरफ। पीछे का जो सरफेस होता है वो लकड़ी का बना हुआ होता है या फिर किसी बोर्ड टाइप का बना हुआ होता है, लेकिन वो बिल्कुल प्लेन होता है। अगर कोई आवाज पीछे रिफ्लेक्ट हो रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी आगे की तरफ ही जाए, सभी लोगों को सुनाई दे, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें लिखने की कुछ खास जरूरत नहीं है, एक काम करो बी पॉइंट को रहने दो, है ना, बस ये ड्रॉ कर लो। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं। अगला हेडिंग इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है इतने बड़े बड़े होल होते हैं और तुम्हें मालूम है सीलिंग भी कैसी बनी हुई है, कर्व की शेप में। इतने बड़े बड़े होल है और सीलिंग्स भी कैसी बनी हुई है, कर्व की शेप में। तो अगर पतली सी भी साउंड होती है ना, मान लो किसी पजेब की भी आवाज है, किसी की सुई सी भी आवाज है, तो वो भी इतनी तेजी से गूंजती है कि समझ में भी नहीं आती है। बताओ अगर मूवी चल रही है और मूवी में कोई बारीक सी आवाज बोल रहा है, मतलब कोई ऐसा बंदा है जिसकी आवाज काफी पतली है, बिल्कुल सुई सी, तो बताओ वो आवाज हमें क्लियरली सुनाई देगी? इतना ज्यादा रिफ्लेक्शन हो जाता है कई बार कि वो आवाज सुनाई देती ही नहीं है। तो ध्यान रखना जब इतना ज्यादा रिफ्लेक्शन हो जाता है उस पतली सी आवाज का तो ये प्रोसेस कहलाता है रिवर्बरेशन। मैं ये नहीं कह रहा कि ई को प्रोड्यूस होना अच्छी बात नहीं, ई को प्रोड्यूस होना अच्छी बात है, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं तो वो क्या किसका नाम आ जाता है फिर रिवर्बरेशन का। रिवर्बरेशन का मतलब
इतनी पतली साउंड थी और इतनी तेजी से वो पूरे रूम में फैल रही है कि वो समझ में ही नहीं आ रहा कि बात क्या बोली गई है। ठीक है, इतना ज्यादा रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो मुझे बताओ रिफ्लेक्शन को कम करने के लिए अगर मैं तुमसे कहूं यहाँ पर फर्श पर अब अभी मैं बॉल नीचे गिरूंगा तो बॉल की आवाज आएगी टक टक, है ना। लेकिन अगर मैंने नीचे कोई चादर बिछा दिया है, कोई दरी बिछा दी, तो बताओ क्या उतनी आवाज आएगी? फिर उतनी आवाज नहीं आने वाली। इसका मतलब ये हुआ कि साउंड को एब्जॉर्ब करने के भी कुछ सब्सटेंस होते हैं। अगर मैं यहाँ पर कॉटन बिछा दूं पूरे रूम के अंदर और फिर चेयर रखूं, तो बताओ चेयर को खिसकाने की, इधर उधर करने की ज्यादा आवाज आएगी? नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो साउंड को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब। जब वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। मैं ये तो नहीं कह रहा रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन तो जरूर होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन थोड़ा सा कम होगा। खैर उससे पहले हेडिंग डाल देते हैं रिवर्बरेशन। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो आज के लिए रिवर्बरेशन और टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले तो इसके लिए नोट में लिखना फर्स्ट पॉइंट वही बातें लिखनी है जो अभी तक मैंने सारी बोली है। मतलब कोई अगर पतली सी भी साउंड क्रिएट होती है बड़े बड़े होलों में, अगर एक पतली सी भी साउंड क्रिएट होती है तो इतना ज्यादा रिफ्लेक्शन हो जाता है कि वो बात समझ में भी नहीं आती। तो लिखो व्हेन अ शार्प साउंड, शार्प का मतलब काफी पतली आवाज, व्हेन अ शार्प sound is made in a hole, when a sharp sound is made in a hole, is made in a hole, then number of reflections, then number of reflections, number of reflections का मतलब है बहुत सारे reflections, then number of reflections of sound from different parts of the whole, then number of reflection, then आएगा THEN, यहां पर जो then आएगा वो ये है THEN, then number of reflections of sound, then number of reflections of sound from different parts of the whole, of different parts of the whole, मतलब होल के अलग अलग पार्ट्स है, कितने सारे रिफ्लेक्शन हो जाएंगे? बहुत सारे। तो बताओ वो जो एक बात कही गई थी पतली सी आवाज में, वो क्या क्लियरली तुम्हें समझ में आएगी? एक टाइम को आवाजें तो बहुत सारी सुनाई देगी, लेकिन रियल में बोला किया गया वो बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो नोट के अंदर एक पॉइंट और लिखना, सेकंड पॉइंट। और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कितने रिफ्लेक्शन हो जाएंगे। अगर मैं तुम्हें एक बात बता दूं लगभग कितने रिफ्लेक्शन हो जाएंगे तो तुम चौंक जाओगे। तो ध्यान रखना उस पतली सी आवाज के जो उस होल के अंदर किसी बंदे ने बोली होगी, उस पतली सी आवाज के कम से कम 300 रिफ्लेक्शन हो जाते हैं एक ही सेकंड के अंदर। मतलब वो आवाज कितनी बार दोहराई जाती है? 300 बार। तो बताओ क्या वो आवाज सुनाई देगी और समझ में आएगी? नहीं, सुनाई तो देगी, समझ में नहीं आएगी। तो लिखो सेकंड पॉइंट में ये बात लिखनी है। It is interesting to note that, it is interesting to note that NOTE, it is interesting, it is interesting, interesting बोर्ड पे लिखा हुआ है। It is interesting to note that a sound wave suffers, a sound wave suffers 300 reflections, sound wave suffers 300 reflections in a room. To note that a sound wave suffers 300 reflections in a room, मतलब अगर इस रूम की बात करें, मैं होल की बात नहीं कर रहा, एक छोटे से सिंपल से रूम की बात करते हैं। इस समय तुम यहाँ पर बैठे हुए हो, इसी ऑर्डिनरी रूम के अंदर कम से कम 300 रिफ्लेक्शन हो रहे होंगे। 300 रिफ्लेक्शन, ये तो रफ आइडिया है 300। तो सोचो सिनेमा हॉलों में कितने होंगे रिफ्लेक्शन। वहां पे तो सीलिंग कैसी होती है? कर्व। ठीक है, तो ये लिखवा रहा हूं मैं, अ साउंड वेव सफर्स, सफर्स की स्पेलिंग लिखी हुई है बोर्ड पे। A sound wave suffers 300 reflections in a room of ordinary size. Ordinary size का मतलब जो हम लोगों का आम घर होता है, जो सभी का घर होता है।
है ना, इन अ रूम ऑफ ऑर्डिनरी साइज, इन अ रूम ऑफ ऑर्डिनरी साइज। तो बताओ जब इतना ज्यादा दुनिया भर का रिफ्लेक्शन होगा तो क्या हमें बात समझ में आएगी? फिर उस केस में फिर हमें बात समझ में नहीं आएगी। तो अब रिवर्बरेशन की तुम्हें मेन डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, मतलब रिवर्बरेशन क्या होता है अब तुम्हें पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब इसकी डेफिनेशन लिखनी है, एक पॉइंट बना के लिखना है डेफिनेशन रिवर्बरेशन की, ध्यान रखना रिवर्बरेशन की डेफिनेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा फेनोमेनन होता है जब एक बात बोली गई है और बताओ 300 400 बार हजारों बार रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, तो वो साउंड कुछ देर तक घूमती रहेगी ना उसी रूम के अंदर, वो साउंड कुछ सेकंड्स तक वो उसी के अंदर बनी रहेगी जब तक वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन खत्म ना हो जाए, ठीक है। जैसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन खत्म होंगे तब जाके स्मॉल शांत होएगा, वरना वो आवाज गूंजती रहेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है रिवर्बरेशन का एक ऐसी साउंड जो कुछ समय तक परसिस्ट करती रहती है किसी रूम के अंदर, परसिस्ट का मतलब टिकी रहती है। तो लिखो द फेनोमेनन ऑफ द फेनोमेनन ऑफ परसिस्टेंस, परसिस्टेंस का मतलब ठहरना, कुछ समय के लिए साउंड क्या होती है? ठहर जाती है। द फेनोमेनन ऑफ persistence, persistence of audible sound, persistence of audible sound after the source sound, ऑडिबल साउंड का मतलब है सुनने लायक, मतलब इतना शोर मचता है कि सुना जा सकता है। द फेनोमेनन ऑफ परसिस्टेंस ऑफ ऑडिबल साउंड, परसिस्टेंस ऑफ ऑडिबल साउंड आफ्टर द सोर्स हैज स्टॉप्ड, जब तक कि सोर्स को रोका ना जाए। आफ्टर द सोर्स हैज, आफ्टर द सोर्स हैज स्टॉप्ड, आफ्टर द सोर्स हैज स्टॉप्ड emitting sound, after the source has stopped emitting sound, emitting का मतलब है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, emitting sound, after the source has stopped emitting sound, ठीक है। मतलब अगर उस सोर्स को जब तक रोका ना जाए तब तक वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता रहेगा और रिवर्बरेशन होता रहेगा। पहले सोर्स को रोको और फिर कुछ समय बाद वो साउंड निकल जाएगी, ठीक है, कुछ समय बाद, लेकिन एकदम से नहीं। आफ्टर द सोर्स हैज स्टॉप्ड emitting sound is called reverberation, is called reverberation, is called रिवर्बरेशन। तो मुझे बताओ जब पतली सी आवाज उस बड़े से होल में गूंजेगी तो कुछ समय तक हमें सुनाई देती रहेगी ना, कुछ समय तक। मैं ये तो नहीं कह रहा कि एकदम सुनाई नहीं देगी, कुछ समय तक सुनाई देगी, लेकिन कुछ समय बाद ऑडिबल साउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इनऑडिबल में। इनऑडिबल का मतलब है शांत हो जाएगी बिल्कुल, अब तुम उसे सुनोगे नहीं, अब पूरी तरह से वो साउंड क्या हो चुकी है? खत्म। तो बताओ इसमें समय लगेगा ना, चाहे 10 सेकंड का समय लगे, लेकिन कुछ समय तो लगेगा ना। ऑडिबल से इनऑडिबल में होने का कुछ समय लगता है। ऑडिबल मतलब जब गूंज रही थी, जब तुम्हें सुनाई दे रही थी, और इनऑडिबल का मतलब है अब तुम्हें सुनाई नहीं देगी। तो बताओ इसके बीच कुछ ना कुछ तो समय लगता है ना। तो ये जो ऑडिबल से इनऑडिबल होने का टाइम होता है, ये टाइम कहलाता है रिवर्बरेशन टाइम। क्या कहलाता है ये टाइम? रिवर्बरेशन टाइम, ठीक है। तो इसके लिए भी लिख लो। तो देखो नोट के अंदर मैंने तुम्हें कितने पॉइंट लिखवा दिए थे? 2 पॉइंट लिखवाए थे ना, फिर बीच में डेफिनेशन आ गई थी। नोट के बाद पहले मैंने 2 पॉइंट लिखवाए थे, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, फिर बीच में डेफिनेशन आ गई थी। अब थर्ड पॉइंट लिखना नोट में, नोट कंटिन्यू चल रहा है, बीच में डेफिनेशन आई थी, थर्ड पॉइंट लिखना। तो थर्ड पॉइंट में इसी टाइम के बारे में लिखना है। थर्ड पॉइंट में तुम हेडिंग डाल सकते हो रिवर्बरेशन टाइम, मैंने शॉर्ट में लिखा है आरटी, तुम्हें पूरा लिखना है रिवर्बरेशन टाइम। हाँ लिखो द टाइम फॉर विच, तो बताओ कुछ समय के लिए रिवर्बरेशन चलता रहता है ना। जब वो रिवर्बरेशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है, मतलब वो ऑडिबल साउंड किस में कन्वर्ट हो जाती है? इनऑडिबल में। तब तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं देगा क्योंकि इनऑडिबल हो गया है। ऑडिबल मतलब सुनने लायक, और इनऑडिबल मतलब जो सुनने लायक नहीं है, मतलब साउंड ही नहीं है। द टाइम फॉर विच रिवर्बरेशन परसिस्ट,
the time for which reverberation persists, the time for which reverberation persists until it becomes, until, बोर्ड पे लिखा हुआ है until it becomes inaudible, until it becomes inaudible, पूरा एक वर्ड है inaudible, until it becomes inaudible मतलब जब तक वो क्या ना हो जाए, inaudible ना हो जाए, ठीक है। तब तक वो टाइम कौन सा टाइम होता है, reverberation टाइम, until it becomes inaudible is called reverberation time, until it becomes inaudible is called reverberation time, is called reverberation time।